तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे पूछता है कि एक इसेकाई एडवेंचर नॉर्मली किस तरीके से शुरू होता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। उसके बाद एक प्यारी सी गॉडेस तुम्हें काफी सारी ताकतें देती है और उस दुनिया के सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके अलावा तुम्हारी बहुत सारी हीरोइंस होती हैं जो काफी ज्यादा क्यूट होती हैं। मैं भी कुछ इसी तरीके से सोचता था, लेकिन ये है मेरी हीरोइंस और ये है मेरे एडवेंचर्स, और इसके अलावा मेरी किस्मत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। और ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि दूसरी दुनिया मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनलकी है। अरे मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है मिसुमी माकोतो और मेरी जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं है। तो ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ सुबह खाना खा के स्कूल से आने के बाद अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने घर जाकर खाना खाया और उसके बाद नहाया भी। और ये हर दिन की तरह बिल्कुल एक ऑर्डिनरी दिन था। लेकिन अगले ही पल में जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अपने कमरे में नहीं था बल्कि किसी और ही जगह पर था। और तभी अचानक मिसुमी को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे बोलती है कि बच्चे, मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अब दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। गॉड की बात सुनकर मिसुमी बोलता है कि क्या आप मुझे अचानक ही दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ गॉड अपने असली रूप में आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं हूँ रियल्म ऑफ नाइट का रूलर सुकुयोमी और मैं तुम्हें एक हीरो बनाकर दूसरी दुनिया की गॉडेस के पास ले जाने वाला हूँ। जैसे ही मिसुमी गॉड का नाम सुनता है वो बोलता है कि आप तो जापानीज मिथोलॉजी के 3 नोबल चिल्ड्रन में से एक हो, है ना। वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मिसुमी पूछता है तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सुकुयोमी। और अब गॉड मिसुमी को बताते हैं कि देखो, पहली बात कि तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं। गॉड की ये बात सुनकर मिसुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे वहाँ पर ये बात भी समझ आती है कि क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरी दुनिया के हैं इसी वजह से उनका कोई रिलेटिव नहीं है। और तभी गॉड मिसुमी को बताते हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी दुनिया की गॉडेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो जापान आ गए। वो इस बात से एग्री हुए थे कि एक दिन वो गॉडेस को उनकी सबसे प्यारी चीज सौंप देंगे। अब गॉड की बात सुनकर मिसुमी को समझ आता है कि अगर वो दूसरी दुनिया में नहीं गया तो उसकी 2 बहनों में से किसी एक को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। और इसी वजह से मिसुमी दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो गॉड से कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी गॉड बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी कीमती सामान हैं मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा। हॉट लड़कियों की मैगजीन, हाँ। और गॉड की ये बात सुनकर मिसुमी वहाँ पर रोने लगता है कि आप सच में एक भगवान हो। अब कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखने के बाद गॉड मिसुमी से पूछते हैं कि क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम अपनी फैमिली को बस यही एक लेटर देना चाहते हो। मिसुमी बोलता है कि हाँ। अब इसके बाद गॉड अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलते हैं कि क्योंकि अब तुम दूसरी दुनिया में जाने वाले हो तो मैं तुम्हें वो सारी ताकतें दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। और इसके बाद मिसुमी जैसे ही गॉड को थैंक यू बोलता है वो अचानक ही गायब होने लगता है। और ये देखकर गॉड बोलते हैं कि गॉडेस, आप इससे कुछ बोले बिना ही इसे अपने पास बुला रही हो। और इसके बाद गॉड मिसुमी से बोलते हैं कि तुम अब जिस गॉडेस से मिलने वाले हो वो इस वक्त बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही हैं, इसी वजह से प्लीज उनके साथ जरा विनम्रता से बात करना। गॉड की बात सुनकर मिसुमी बोलता है कि क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं तो भले से ही वो गॉडेस कितनी ही बुरी या रिडिकुलस क्यों ना हो, मैं उससे विनम्रता से बात करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मिसुमी एक दूसरी जगह आ जाता है जहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। और उसके बाद मिसुमी जब अपने सामने देखता है तो वहाँ पर बैठी हुई है एक गॉडेस। और वहाँ गॉडेस मिसुमी से बोलती हैं कि इस दुनिया के जो डीमंस और स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं और चारों ओर तबाही मचा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा दिक्कतों में है। और इसी वजह से मैंने तुम्हें सम्मन किया है तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन जैसे ही गॉडेस मिसुमी का चेहरा देखती है वो उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि क्या तुम सच में उनके बच्चे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हो। और इसके बाद गॉडेस बोलती है कि शायद से अब मुझे किसी दूसरे प्लान के बारे में सोचना होगा और तुम अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ क्योंकि तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टियां आ रही हैं। सो तभी मिसुमी बोलता है कि तुम हो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। सो तभी गॉडेस की ओर से काफी ज्यादा लाइट आने लगती है और वहाँ गॉडेस बोलती है कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं तुम्हारी आवाज भी कितनी गंदी है। और इसके अलावा मुझे मेरी दुनिया के लिए दूसरे हीरोज मिल चुके हैं जो तुमसे ज्यादा सूटेबल हैं और तुम जैसे कचरे को मेरी दुनिया के बस एक कोने में पड़ा रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं तुम्हें कोई ताकतें तो नहीं देना चाहती, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ और तुम्हें समझने की काबिलियत देती हूँ।
तुम इंसानी लैंग्वेज के अलावा भी बाकी की लैंग्वेजेस को समझ और लिख पाओगे। और चलो अब यहाँ से निकलो। और अब गॉडेस मिसूमी में एक लाइट मार देती है और इसके बाद गॉडेस बोलती है कि अपनी बेकार सी जिंदगी बेकार के ऑक्स और गॉब्लिन्स के साथ एंजॉय करो और तुम अब जो चाहे वो कर सकते हो, बस मेरे इंसानों के रास्तों के बीच में मत आना। और तभी मिसूमी की बॉडी ग्लो करने लगती है और अचानक ही मिसूमी के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो गिर जाता है। और तभी गॉडेस बोलती है कि शायद से इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे उसका गंदा चेहरा एक और बार देखना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ अब मिसूमी आसमान से नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो उस गॉडेस से बोलता है कि तुम मुझे किसी कचरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो। बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए वहाँ सुकुयोमी आ जाता है। और इसके बाद सुकुयोमी मिसूमी से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गॉडेस तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करेंगी। और इसके बाद सुकुयोमी बोलता है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वो हमारी प्रोटेक्शन से बाहर का था, जिसमें तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं होती थी और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी थोड़ा काम करने के बाद थक जाती होगी, लेकिन उसी बोझ की वजह से तुम इस दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन मैं तुम्हें बॉन्ड किए देता हूँ कि तुम अभी भी इस दुनिया में मर सकते हो। लेकिन तभी मिसूमी देखता है कि सुकुयोमी की बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है, जिसके बारे में सुकुयोमी बताता है कि हम दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ लग चुकी है और इसी वजह से अब मुझे कुछ सैकड़ों सालों के लिए सोना पड़ेगा। और जो गॉडेस हैं उन्होंने ही तुम्हें तुम्हारे हीरो के रोल से निकाल दिया है और इसी वजह से अब तुम्हें इस दुनिया को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसे जैसे वहाँ पर सूरज की रोशनी निकल रही थी, सुकुयोमी की बॉडी वहाँ से गायब हो रही थी और अंत में सुकुयोमी मिसूमी से बोलता है कि मिसूमी माकोतो, मैं सुकुयोमी तुम्हें इस नई दुनिया में आजादी देता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मैं दुआ करूंगा कि हम दोनों एक और बार फिर से मिल सकें। और अब सुकुयोमी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद मिसूमी फिर से आसमान से नीचे गिरने लगता है और जब वो जमीन पर गिरता है तो वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिसूमी बिल्कुल ठीक होता है और वहाँ वो सुकुयोमी से बोलता है कि मैं इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी को जरूर से एंजॉय करूंगा। वो ऐसा बोल तो देता है, लेकिन बेचारा इस कड़ी धूप में सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी चलता ही रहता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मिसूमी लगातार 3 दिनों से चले जा रहा है और अब काफी ज्यादा थक जाने की वजह से मिसूमी वहीं नीचे गिर जाता है और उसे अपने इस 3 दिन के सफर में ना कोई इंसान दिखा, ना जानवर और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मैं अभी भी चल पा रहा हूँ। सच में अब मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। अब इसके बाद रात हो जाती है और मिसूमी बोलता है कि 3 दिनों से बस मैं अकेले अपनी आवाज को सुने जा रहा हूँ, अपने कदमों की आवाज को और बस इस हवा के चलने को। और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो वो बोलता है कि भैया इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और बिल्कुल अकेला होने की वजह से बेचारा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, लेकिन अपने आसपास तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से वो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और जब उसे फिर से वो आवाज आती है तो वो उसी ओर दौड़ जाता है क्योंकि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक जाइंट मॉन्स्टर होता है और तभी उसकी मदद के लिए आ जाता है मिसूमी। लेकिन वो खुद भी देखकर हैरान हो जाता है कि भैया ये तो 2 सिरों वाला कुत्ता है और ये कोई लड़की नहीं, पिग गर्ल है। लेकिन कुछ भी हो, ये अकेले रहने से तो काफी अच्छा है। अब मिसूमी को वहाँ देखकर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और उसके बाद उस पर हमला कर देता है। सो मिसूमी उसके हमलों से बचते हुए उसे बताता है कि मैं हूँ माकोतो। अच्छा तो दोस्तों, हमारे हीरो का नाम माकोतो है, मिसूमी उसका सरनेम है, ओके। और मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसके बाद माकोतो हवा में उछलकर उस मॉन्स्टर में एक किक मारता है जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जो देखकर बेचारा माकोतो खुद भी हैरान था। इसके बाद वो देखता है कि उसने तो उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वहाँ वो पिग गर्ल अब पहले से और भी ज्यादा घबराई हुई है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माकोतो उसे रोक देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी माकोतो बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो देखकर वो पिग गर्ल पूछती है कि आखिर एक इंसान मुझसे बात कैसे कर सकता है, और इस बारे में तो माकोतो खुद भी हैरान था कि वो एक पिग से बात कैसे कर रहा है। लेकिन इसके बाद माकोतो बोलता है कि देखो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक बहुत ही साफ और नाजुक दिल का लड़का हूँ। लेकिन तभी वो पिग गर्ल उस मॉन्स्टर की हालत देखती है, हमारा माकोतो नाजुक दिल का। सो तभी माकोतो बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, जिसका मतलब है मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन तभी हम उस पिग गर्ल के थॉट देखते हैं। वो सोच रही थी कि क्या मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है
क्या मैं इससे लड़ सकती हूँ? ये तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। और आखिर में वो हार मानकर माकोतो से बोलती है कि ठीक है, जिसकी वजह से माकोतो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद माकोतो पूछता है कि वो 3 दिनों से लगातार सफर कर रहा है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला, तो क्या उसे पता है कि किस ओर जाने पर उसे लोग दिखाई देंगे? सो अब वो पिग गर्ल बताती है कि आसपास तो कोई भी इंसानों का गांव नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है बैरन प्लेस, जिसे वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है, वो लगभग दुनिया के आखिर में आती है। उसकी बात सुनकर माकोतो बोलता है कि ये सब उस गॉडेस ने किया है। और अब वो पिग गर्ल बोलती है कि मैं एक हाईलैंड ऑर्क हूँ, मेरा नाम एमा है। सो अब माकोतो से अपना नाम बताकर पूछता है कि क्या तुम्हारा गांव यहीं पास में है? सो तभी एमा बताती है कि नहीं, वो तो उस डिवाइन माउंटेन पर जा रही थी ताकि वो शैन को अपने आप को सैक्रिफाइस कर सके। उसकी बात सुनकर माकोतो सोचता है कि ये मेरे लिए एक इवेंट है। आगे एमा बताती है कि पिछले कुछ सालों से उसके गांव में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से रास्तों पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से हमारी जितनी भी खाने की सप्लाईज होती हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो गई। और अगर हम उस शेड को ऑफरिंग के रूप में सैक्रिफाइस देते हैं तो वो कोहरा हट जाता है। आगे एमा बोलती है कि आगे थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है जहां आप खुद को प्योरीफाई कर सकते हो, और क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है तो वहां नहाने के बाद आपकी थकान पूरी तरह से गायब हो जाएगी। एमा की बातें सुनकर माकोतो सोचता है कि ये काफी अच्छे दिल की है, इसी वजह से मुझे इसकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ पर माकोतो को एमा की बॉडी में से अच्छी स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि आखिरकार उसने एक यंग वुमन को बचाया है। ये पक्का मेरी हीरोइन बनेगी। इसके बाद हम माकोतो को देखते हैं जो 3 दिन के बाद खाना खाता है। और वहीं माकोतो को खाना खाते हुए देख ये दोनों मॉन्स्टर आपस में बात करते हैं कि मैंने तो सुना है कि इंसान बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं। सो दूसरा बोलता है कि शायद से ये कोई डेमी ह्यूमन होगा, जरा एक बार इसको देखो तो। तभी एमा उसके लिए और भी खाना लेकर आती है। माकोतो देखता है कि जो बाउल्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। सो तभी एमा बोलती है कि ये तो बस ट्रांसपोर्टेशन मैजिक है। जो सुनकर माकोतो हैरान होते हुए पूछता है कि एमा क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो? जो सुनकर एमा पूछती है कि माकोतो सैन क्या आप नहीं कर सकते? माकोतो बोलता है कि नहीं, वैसे क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? इसके बाद एमा माकोतो को मैजिक के बारे में सिखाने लगती है। सबसे पहले वो उसे फायर मैजिक के बारे में सिखाती है। वहाँ एमा माकोतो को बताती है कि ये स्पेल बिल्कुल एक मैजिक की तरह है, जो आपको माना प्रॉपर्टीज देता है या फिर उसके नेचर को चेंज कर देता है। लेकिन शायद से आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग है। जिस पर माकोतो सोचता है कि मुझे तो ये बिल्कुल अपनी लैंग्वेज की तरह ही लग रही है। उसके बाद माकोतो अपने हाथ में फायर को समन करने की कोशिश करता है और वो बड़े ही आराम से ऐसा कर भी लेता है, जो देखकर वो खुद हैरान हो जाता है। इसके बाद वो एमा से पूछता है कि अब वो क्या करे आगे। सो एमा बोलती है कि उसे अपने टारगेट के ऊपर फेंको। इसके बाद माकोतो उस फायर के नेचर को चेंज करके उसे सामने की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से माकोतो काफी खुश होता है। लेकिन एमा बहुत ज्यादा हैरान होती है और अब एमा माकोतो से उसका करंट लेवल पूछती है, लेकिन माकोतो को लेवल्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद एमा माकोतो को एक स्क्रोल दिखाकर बताती है कि इससे किसी भी पर्सन का लेवल चेक किया जाता है और शायद से आपका लेवल 200 या 300 होगा। और इसके बाद जब माकोतो उस स्क्रोल को छूता है तो वो थोड़ा ग्लो करता है, जो देखकर एमा बताती है कि आपका लेवल 1 है। बेचारे का दिल टूट जाता है ये सुनकर, और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे माकोतो का लेवल देखने के लिए वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एमा माकोतो को कुछ और स्पेल्स सिखाने लगती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब एमा माकोतो के कमरे में आती है तो वहाँ पर सिर्फ एक चिट्ठी होती है, ना कि माकोतो। और उसमें माकोतो ने लिखा था कि एमा, कल तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स, और कल तुमने मुझे जितने भी स्पेल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में सिखाया था मैं उन्हें अपने साथ ले आया हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं शैन के पास जा रहा हूँ। और लेटर पढ़ने के बाद एमा काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद माकोतो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो शैन है। शायद से दोस्तों ये कोई मॉन्स्टर है। अब इसके बाद माकोतो बोलता है कि उस शैन को हराने के बाद अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो शायद से मैं शादी के झमेले से बच सकता हूँ। और इसके बाद माकोतो वहाँ पर फायर को सम्मन कर लेता है और इसके बाद माकोतो अपने माना का आकार बदल लेता है और वो उसे धनुष बाण का शेप दे देता है। उसके बाद उसे अपने सामने एक रास्ता दिखता है और वो उस जगह पर अपना निशाना लगा देता है और उसके एक ही हमले से वो दरवाजे जैसी चीज टूट जाती है। और वहाँ पर धमाका होने के बाद जब माकोतो उस जगह पर आता है तो वहाँ पर उसे कई सारे, पता नहीं ये क्या हैं, शायद से डीमंस होंगे, पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऑर्क्स के लिए काम करते हो। और इसके बाद वो बताते हैं कि हमने शैन का नाम लेकर ऑर्क्स को डराने की कोशिश की और उन्हें इतने सालों तक डराते आए, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने उसका घर तबाह कर दिया
और अब यहाँ पर असली शैन आने वाला है और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। और ऐसा कहने के बाद वो जो भी डीमंस होते हैं वो वहाँ से धूल बनकर गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि माकोतो के चारों ओर लाल धुंध आ जाती है और तभी अचानक ना जाने क्या होता है, पूरी जमीन एक पल को हिलने लगती है जैसे मानो भूकंप सा आया हो। और इसके बाद जब माकोतो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर दो खतरनाक आंखें उसे दिखाई देती हैं। और अब माकोतो सोचता है कि कहानियों के अकॉर्डिंग तो शैन एक बहुत ही बड़ी सीपी होती है जो आपको इल्यूजन्स दिखाती है, लेकिन भैया ये तो एक ड्रैगन है। और अब माकोतो सोचता है कि इस दूसरी दुनिया में मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। और इसके अगले ही पल में वो ड्रैगन माकोतो पर हमला कर देता है। माकोतो उसके इस हमले से बच जाता है, लेकिन फिर से वो ड्रैगन माकोतो पर हमला करता है। सो माकोतो फिर से उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन अब जो वो लाल धुंध होती है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माकोतो को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी माकोतो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे सेंस होता है कि वो ड्रैगन उसके बहुत करीब आ चुका है और अब वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा माकोतो ना जाने कैसे उसके इस हमले से भी बच जाता है। उसके हमलों से बचने के बाद माकोतो उस धुंध में अपनी दिव्य नजरों से उस ड्रैगन को देख लेता है, लेकिन शायद से उस ड्रैगन को अब माकोतो दिखाई नहीं देता और शायद से ये उस ताकत का नतीजा है जो त्सुकुयोमी ने माकोतो को दी थी। इसके बाद माकोतो उस ड्रैगन के चारों ओर कुछ फायर बॉल्स बनाकर उस पर हमला करता है। उसके इस हमले से बचते हुए वो ड्रैगन सोचता है कि इस हमले से तो मुझे खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन जब एक फायर बॉल उस ड्रैगन को लगती है तो वहाँ पर उसको काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जो देखकर उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो ड्रैगन ये सब सोच ही रहा था, तभी माकोतो दूसरी ओर से आता है और उसमें एक पंच मार देता है। इसके बाद माकोतो घूमकर उस ड्रैगन को दूसरी ओर भी एक पंच मार देता है। अब माकोतो की इतनी ज्यादा ताकत देखकर वो ड्रैगन सोचता है कि आखिर ये चीज क्या है, और तभी माकोतो जमीन पर से उछलकर उस ड्रैगन के जबड़े में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन धराशायी होकर गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक वो ड्रैगन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके माकोतो को कैद कर देता है और इसके बाद उस कैद हुए डिब्बे में काली धुंध आने लगती है, जो देखकर माकोतो को कुछ समझ में नहीं आता। सो तभी वो ड्रैगन बोलता है कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे मेमोरी इल्यूशन में हमेशा के लिए फंस चुके हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि माकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर वो अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। माकोतो उसे देखकर पूछता है कि हासेकावा क्या हुआ। सो तभी हासेकावा माकोतो के पास आती है और वहाँ हासेकावा की पोनीटेल देखकर माकोतो सोचता है कि जब से मैंने उसकी तारीफ की वो हमेशा से अपने बालों को इसी तरीके से बांध कर आने लगी। और तभी हासेकावा बोलती है कि सेनपाई, मैं शुरू से ही आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए क्या आप मुझे डेट करेंगे। माकोतो का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। और अब यहाँ वो सोचता है मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, मुझे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मैं स्मार्ट नहीं हूँ और हमारी हाइट में भी काफी डिफरेंस है। और अब हासेकावा माकोतो की ओर प्यार से देखने लगती है, जिसकी वजह से माकोतो काफी शर्मा जाता है और वो बोलता है कि तुमने अचानक से ही मुझे प्रपोज कर दिया। लेकिन तभी अचानक रेड लाइट चलने लगती है। हासेकावा रो रही थी, जो देखकर माकोतो बोलता है कि रो मत हासेकावा। सो तभी फिर से सब नॉर्मल होता है और हासेकावा बोलती है कि चलो फिर तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते, मेरे साथ जरा वक्त बिताओ, उसके बाद शायद से तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और वहीं माकोतो को हासेकावा का ब्रात दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो माकोतो की मेमोरीज को देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन तभी एक मेमोरी देखने के बाद ना जाने उस ड्रैगन को क्या हो जाता है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ सपने में हासेकावा माकोतो से बोलती है कि जिस तरीके से आप अपना बाण खींचते हो उस वक्त मैं आपके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती, और सिर्फ इसी वजह से मैंने आर्चरी क्लब को भी ज्वाइन किया। अब उसकी बातें सुनने के बाद माकोतो बोलता है कि मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया हासेकावा। सो वो बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम है नुकोमी। इसके बाद नुकोमी बोलती है कि सेनपाई, हम लोग छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए चलेंगे, ओके। माकोतो बोलता है हाँ ठीक है। लेकिन तभी माकोतो खुद से बोलता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि असल में जो हुआ था वो बिल्कुल अलग है। मैंने हासेकावा को रुलाया, मुझे माफ कर दो हासेकावा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और इसके बाद माकोतो उस सपने से जाग जाता है और अब उसे वो ताकत समझ आने लगी है जो त्सुकुयोमी ने उसे दी। वो अपने आसपास एक सेमी सर्कुलर एरिया बना सकता है और उस एरिया के अंदर की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो बिना नोटिस हुए उस एरिया को सर्च कर सकता है। इसके बाद
माकोतो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को तोड़ने लगता है और वो बैरियर टूटने लगता है। वहाँ माकोतो बोलता है कि शियन, शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा पैथेटिक हूँ। इसके बाद माकोतो उस बैरियर को तोड़ देता है, जो देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अचानक से मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि शायद से अब माकोतो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है। लेकिन तभी वो ड्रैगन किसी बिल्ली की तरह हरकतें करने लगता है और बोलता है कि प्लीज आप मुझे सजा दीजिए। भले से ही वो एक इल्यूजन था, लेकिन मैंने आपको अंदर ही अंदर थोड़ा दर्द दिया है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और वहाँ माकोतो सोचता है कि वो मेरी डिजायर थी। अब वो ड्रैगन बोलता है कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान, मेरा नाम शियन है और मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ। सो अब माकोतो उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। और अब वो ड्रैगन बोलता है कि माकोतो, क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? और अब वो ड्रैगन बताने लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर दोनों पार्टीज को काफी ज्यादा पावर मिलती है। दूसरे शब्दों में इतना समझ लो कि ये ड्रैगन हमारे माकोतो का एक साथी बन जाएगा। सो अब माकोतो इस बारे में सोचने लगता है। वहाँ वो ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसकी बात सुनकर माकोतो पूछता है कि आखिर तुमने मेरी कितनी मेमोरीज देख ली? हाँ, आखिर तुम्हें मेरे कितने सीक्रेट पता चल गए? सो अब वो ड्रैगन बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने से हम दोनों का ही काफी ज्यादा फायदा है। और अब माकोतो उसमें एक पंच मारकर बोलता है कि ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। पहले वो 50-50 पैक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि माकोतो की ताकत उस ड्रैगन से कहीं ज्यादा है। इसके बाद वो ट्राई करता है 70-30 का पैक्ट बनाने की, लेकिन वो अब भी माकोतो से कमजोर है। सो अब वो पैक्ट बनाता है 80-20 का और यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो ड्रैगन सोचता है कि मुझे तो लगता है कि मैं इसका गुलाम हूँ। वहीं ये सब देखकर माकोतो काफी ज्यादा हैरान था और माकोतो का चेहरा देखकर वो ड्रैगन वहाँ पर माकोतो को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और अचानक ही वो ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है, जो सब देखकर माकोतो के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि अब वो ड्रैगन एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कन्या बन चुका है। और वो बोलती है कि मास्टर, मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसे देखकर माकोतो सोचता है कि वाह, एक कूल ब्यूटी, वो भी जापानीज कपड़ों में। सो वो बोलती है कि मैं प्रेफर करूंगी कि आप मुझे एक सामुराई बुलाएं। जो देखकर माकोतो बोलता है कि तुम एक हीरोइन से ज्यादा हीरो लग रही हो। अब क्योंकि वो ड्रैगन एक लड़की बन चुका है, सो माकोतो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर ट्रैवल किया करूंगा, लेकिन अब मुझे अपने प्लान्स को बदलना पड़ेगा। सो तभी शियन बताती है कि हमारा जो 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसमें कमजोर क्रिएचर को पावरफुल क्रिएचर का अपीयरेंस लेना पड़ता है। अब उसकी बात सुनकर माकोतो बोलता है कि अगर मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही हो कि तुम ज्यादा पावरफुल हो? जिस पर शियन बोलती है क्योंकि मैं एक सामुराई हूँ और एक वॉरियर को हर एक हालात में सीना तान कर खड़ा होना चाहिए। और अब वहाँ पर माकोतो को समझ में आता है कि शियन माकोतो की जिन मेमोरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है एडो पीरियड की, यानी कि हिस्टोरिकल ड्रामास। और अब इसके बाद बेचारा माकोतो बोलता है कि क्या तुम ये अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो शियन बोलती है कि चिंता मत करो, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। सो माकोतो बोलता है कि रहने दो, तुम इतनी ज्यादा मस्कुलाइन हो कि तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा एप्स की तरह लग रहा है। और तभी शियन बोलती है कि मास्टर, मैं एक जगह को आपके साथ चेक करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद शियन वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट बना लेती है। सो माकोतो पूछता है कि ये कोई इल्यूजन तो नहीं है ना? जिस पर शियन बताती है ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम मिस्ट गेट्स के जरिए आ जा सकते हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाहर आने पर माकोतो देखता है बिल्कुल एक नई जगह। सो माकोतो पूछता है कि आखिर हम कहाँ हैं शियन? और शियन को भी पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली कहाँ हैं। और अब उसके बाद शियन हमें बताती है कि उसका जो डेमी प्लेस है वो बिल्कुल काले अंधेरे से भरा होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल बदल चुका है। और तभी माकोतो को एक फल दिखाई देता है जो उसे उसकी दुनिया के एक फल की तरह लगता है। और उसके बाद जब शियन उस फल को खाती है तो वो उसे काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। उसके बाद माकोतो भी फल खाते हुए सोचता है कि जरा गौर से देखने पर यहाँ पर मुझे ऐसे कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जिन्हें मैं पहचान सकता हूँ। और इसके बाद माकोतो शायद से उस जगह को एनालाइज कर लेता है और थोड़ी देर बाद माकोतो को पता चलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस जगह के आखिर में जो मिस्ट की दीवारें हैं वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। अब इसके बाद माकोतो सोचने लगता है कि ये डेमी प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सिर्फ शियन की मिस्ट के द्वारा पहुँच सकते हैं, तो शायद से वो स्टूपिड गॉडेस मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं करेगी। और वो वहाँ बोलता है कि अगर हम यहाँ पर एक टाउन बना पाए
तो वो बिल्कुल एक इल्यूजनरी सिटी होगा। अब इसके बाद माकोतो शेन से पूछता है कि तुम्हारा हाईलैंड ऑक्स के सेक्रीफाइस से तो कुछ लेना देना नहीं है ना? और वहाँ पर शेन को तो समझ में नहीं आता कि आखिर माकोतो बोल क्या रहा है। शेन का एक्सप्रेशन देखकर माकोतो बोलता है कि चलो हम ऑर्क ब्लिच चलते हैं और वहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जो शेन और माकोतो होते हैं वो उसी मिस्ट गेट के जरिए बाहर निकल आते हैं और वहाँ माकोतो सोच रहा था कि वो डेमी प्लेस कितना ज्यादा कंफर्टेबल था और तभी वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाती है एमा, जो वहाँ आते ही बोलती है कि प्लीज आप शेन से फाइट करने के बारे में सोचना भी मत, ये बिल्कुल पागलपन होगा। सो तभी ये मोहतरमा बोलती हैं कि मैं हूँ शेन और इन्होंने अचानक से मुझ पर अटैक कर दिया, मुझे सच में काफी चोट लगी और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी मुझसे शादी करेगा क्योंकि इन्होंने मेरे फेस पर मुक्का जो मारा था। सो तभी माकोतो बोलता है कि तुमने मुझ पर अचानक अटैक किया था और उनकी बातों से एमा समझ जाती है कि ये लड़की ही शेन है। और यहाँ शेन बताती है कि उसने माकोतो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है और वो ये भी बताती है कि माकोतो उससे ज्यादा ताकतवर है। एमा को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और तभी शेन एमा को कुछ अपने स्किल्स दे देती है जो फाइटिंग के दौरान गिर गए थे। और अब शेन उसको देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? हाँ? अब उसका ऑरा देखकर एमा समझ जाती है कि हाँ यही शेन है और अगले ही पल में वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर माकोतो काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है। अब इसके बाद हमें रात में ऑर्क ब्लिच दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे और सभी लोगों को इतना खुश देखकर एमा सोच रही थी कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। और इसके बाद जब एमा माकोतो के पास आती है तो उसे शेन कहीं दिखाई नहीं देती। इस बारे में वो माकोतो से पूछती है तो माकोतो बताता है कि उसने काफी ज्यादा पी ली थी तो शायद से वो सोने के लिए चली गई है। और तभी अचानक एमा रोते हुए बोलती है कि माकोतो, मुझे और मेरे ब्लिच को बचाने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो माकोतो बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके अलावा तुमने मुझे मैजिक का यूज करना भी तो सिखाया है। और इसके बाद हम शेन को देखते हैं जो अभी भी शराब पी रही थी और उसके बगल में जो बीस्ट बैठा हुआ था वो बोलता है तो आखिर माकोतो ने हमारी उन सभी बेटियों का बदला ले ही लिया जिन्हें सेक्रीफाइस किया गया था और इसी वजह से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो सुनकर शेन बोलती है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, क्या तुम एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो एक बेहतर जगह पर? अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माकोतो को काफी ज्यादा हैरान देखते हैं क्योंकि जितने भी ऑक्स थे उन्होंने अपनी सभी चीजों को पैक कर लिया है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अब इस बेस्ट लैंड को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए जाने वाले हैं। सो तभी ये पिग बोलता है कि शेन सामा ने हमें जो जेनरस ऑफर दिया था हमने उसके बारे में सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर माकोतो शेन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, बताओ शेन। सो शेन बोलते हैं कि आपको मेरा डेमी प्लेस तो याद ही होगा जो एक बहुत ही अच्छी जगह बन चुका है और आपने ही तो कहा था कि आप वहाँ पर एक टाउन बनाना चाहते हैं। और इसके बाद शेन बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वहाँ का पानी, हवा और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो तभी माकोतो बोलता है कि अगर तुम्हारे उस डेमी प्लेस में कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस हुए तो फिर हम क्या करेंगे? सो तभी एक छोटी सी बच्ची बोलती है कि मैं उन्हें संभाल लूंगी। उस बच्ची को देखकर माकोतो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल शेन की तरह लग रही है। वो बच्ची बोलती है कि अगर इन लोगों पर किसी भी डीमन ने हमला किया तो मैं उन्हें लात मारकर दूर भगा दूंगी। वहीं उस बच्ची को देखकर माकोतो बोलता है कि शेन की बच्ची। सो तभी शेन बोलती है कि ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरा एक फ्रेगमेंट है। जो सुनकर माकोतो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपने क्लोथ्स भी बना सकती हो। शेन मुस्कुराकर बोलती है कि अरे कभी वक्त ही नहीं मिला। और अब माकोतो उन सभी लोगों से पूछता है कि आपने अपने डिसीजन के बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? सोन ऑर्क का लीडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तभी एमा बोलती है कि मैंने इन सभी को बताया कि अगर हम सभी शेन सामा के लैंड में रहेंगे तो हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अब एमा की बात सुनकर माकोतो शेन से पूछता है कि आखिर ये लोग रहने कहाँ वाले हैं। सो तभी शेन बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं का पूरा ब्लेज ही एब्जॉर्ब कर लूंगी। और अगले ही पल में वो ऐसा कर भी देती है। यहाँ पर शेन ने अपनी मिस्ट का यूज करके उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया है और सभी हाईलैंड ऑक्स अब शेन के डेमी प्लेस में रहने वाले हैं। सो तभी माकोतो पूछता है कि हम अपने सफर में जितने भी लोगों से मिलेंगे क्या तुम उन सभी को अपने डेमी प्लेन में रहने के लिए कहने वाली हो? हाँ। सो तभी शेन बोलती है कि हम एक ऐसी सिटी बनाएंगे जिसे आज से पहले इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। अब इसके बाद हमें शेन के डेमी प्लेन का सीन दिखाया जाता है। जो सभी ऑक होते हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे। जितने भी मेल्स थे वो लकड़ियां काट रहे थे और बाकी की फीमेल्स फल तोड़ रही थी और वहाँ पर एमा पानी भर रही थी। और अब इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं जब से हाईलैंड ऑर्क्स शेन के डेमी प्लेन में आए। और अब हम माकोतो को देखते हैं जो वाटर, डार्कनेस, फायर, अर्थ, थंडर इन सभी मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन वाटर मैजिक यूज करने में वो काफी ज्यादा काबिलियत रखता है। और वहाँ माकोतो ये भी बताता है कि वो अपने माना का शेप चेंज करके उसे कोई भी फॉर्म
दे सकता है और एक साथ काउंटलेस अटैक कर सकता है। लेकिन तभी हम शेन को देखते हैं जो माकोतो की मेमोरीज के जरिए हिस्टोरिकल ड्रामास देख रही थी और उन्हें काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी। और अब इसके बाद शेन बोलती है कि चलो एक और एपिसोड देखते हैं। सो वहाँ माकोतो उसे मना कर देता है। सो तभी शेन बोलती है कि आखिर क्यों नहीं, आप तो बस अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो। सो तभी माकोतो इसका रीजन भी बताता है। जब माकोतो ऑर्क्स की मदद करने की कोशिश करता है तो शेन उसे रोक देती है क्योंकि आप हम सभी के मास्टर हो। और अब यहाँ पर माकोतो शेन से पूछता है कि आखिर मैं मास्टर क्यों हूँ, हाँ बताओ। सो शेन बोलती है कि आप मेरे मास्टर हो तो ये तो नेचुरल है कि आप सभी के मास्टर हुए। सो माकोतो बोलता है कि इस जगह का मास्टर होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज के लिए अब कोई और ड्रामा नहीं। सो तभी शेन इमोशनल अत्याचार करते हुए बोलती है कि प्लीज एक एपिसोड और। माकोतो का थॉट, मुझे डेट्स पर जाना बहुत पसंद है म्याऊ। सो तभी माकोतो उन थॉट्स को हटा देता है और बोलता है कि मेरी मेमोरीज को देखना बंद करो। सो तभी शेन बोलती है कि मैंने उन सभी को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि जब चाहूँ तब मैं उन्हें देख सकूं, लेकिन मैं अभी भी आपकी मेमोरीज के द्वारा देखना चाहती हूँ म्याऊ। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर माकोतो बोलता है कि अगर तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकी कि एक्सपीरियंस किस तरीके से ज्यादा पावरफुल है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और जिस तरीके से शेन अब एक्सप्लेन करती है वो देखकर माकोतो तैयार हो जाता है कि हाँ देख ले मेरी माँ और एपिसोड। और अब माकोतो सोचता है कि आखिर इसे मेरे बारे में कितना पता चल गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही कहा था जो तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझा। और अब शेन बोलती है कि ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट है कि जब मैं आपकी मेमोरीज देखती हूँ तब आप कुछ और काम नहीं कर पाते, इसी वजह से अब मुझे एक टीवी बनाना होगा। और वहाँ से जाते हुए शेन माकोतो से बोलती है कि मटेरियल से इकट्ठा करते वक्त मैं सोचूंगी कि आखिर एक टीवी कैसे बनाया जाए ताकि मैं आपकी रिकॉर्डेड मेमोरीज को आराम से देख सकूं। उसके जाने के बाद माकोतो बोलता है कि ये मेरी मेमोरीज से बहुत जल्दी चीजें सीख रही है। और अब माकोतो को वो मेमोरीज दिखाई देती हैं जिन्हें शेन ने रिकॉर्ड किया है और तभी उसे अपनी फैमिली की एक फैमिली फोटो दिखती है। और इसके बाद माकोतो सोचता है कि वैसे मेरे पेरेंट्स इसी दुनिया से हैं, है ना? तो इस जगह को अच्छे से ट्रैवल करते वक्त अगर मैं उनके रास्तों को भी एग्जामाइन करूंगा तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अब यहाँ पर माकोतो ने अपने लिए एक गोल बना लिया है, वो उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसके पेरेंट्स चले थे। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले वो एक इंसानी गांव में जाएगा। और इसके बाद माकोतो गॉडेस से बोलता है कि जिस तरीके से तुम चाहती थी मेरा अंत वैसा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ सीन बदलता है और हम एक डॉर्फ को किसी मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए देखते हैं। और उसके हमलों से बचते हुए वो डॉर्फ बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई, ब्लैक डिजास्टर। और दोस्तों ये है एक जायंट स्पाइडर। इसके बाद हम माकोतो को देखते हैं जो ऐसे ही बाहर निकला था तभी वो दो ऑर्क्स की बातें सुनकर उनके पास आता है, जो उनसे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है। सो एक ऑर्क बताता है कि हम आपके और शेनसामा के रहने के लिए एक एरिया साफ कर रहे थे, लेकिन इस एरिया के पेड़ बहुत ज्यादा हार्ड हैं। अब उन ऑर्क की बातें सुनकर माकोतो पूछता है कि क्या ये पेड़ आपके रास्ते में आ रहे हैं। इसके बाद माकोतो अपना चाकू निकालता है जो उसे इन्हीं ऑर्क्स ने दिया था। इसके बाद माकोतो यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करके उस खंजर को काफी ज्यादा ताकतवर बना लेता है और इसके बाद वो उस खंजर में अपनी माना पावर डाल देता है। और इसके बाद वो उस पेड़ को कुछ इस तरीके से काट देता है जैसे वो उसके लिए कोई मक्खन हो। इसके बाद माकोतो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाकर इतने बड़े पेड़ को बहुत ही आसानी से उठा लेता है और पूछता है कि मैं इसे कहाँ रख दूं। वो ऑर्क ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पर। इसके बाद माकोतो उस बड़े से पेड़ को दूसरी ओर पटक देता है, लेकिन इसके बाद माकोतो देखता है कि उन दोनों में से एक को चोट लगी है। इसके बाद माकोतो उसे अपने कवर्ड एरिया में आने को बोलता है और इसके बाद माकोतो उसके घाव को बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है। और उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माकोतो ने माना का यूज किए बिना उसे हील कैसे कर दिया। और अब यहाँ पर माकोतो को ये बात समझ आती है कि काई में उसकी माना का यूज नहीं होता। काई माकोतो की एक स्किल है जो उसे सुकुयोमी गॉड ने दी है और इसी स्किल की वजह से जब माकोतो ने शेन के साथ फाइट की थी तो वो उसे नोटिस नहीं कर पाई थी। और अब माकोतो बोलता है कि कितनी ओवर पावर्ड स्किल है, इसके लिए शुक्रिया सुकुयोमी सामा। और इसके बाद हम देखते हैं कि माकोतो ने गलती से अपने खंजर से अपना हाथ काट लिया। सो अब माकोतो अपने स्किल काई से खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और क्योंकि वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था इसी वजह से वो अपने हाथ पर पट्टी बांध लेता है। लेकिन तभी माकोतो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शेन अपने साथ किसी बुढ़े को लेकर आई है। एंड दोस्तों ये वही डॉर्फ है जो उस ब्लैक स्पाइडर से बचकर भाग रहा था। और यहाँ शेन बताती है कि हमारे डेमी प्लेन पर हमला हुआ था और जो वो क्रिएचर था वो हमेशा की तरह ही भूखा था। और वहाँ शेन उस डॉर्फ की टूटी हुई कुल्हाड़ी फेंक देती है, लेकिन तभी शेन नोटिस करती है कि माकोतो के हाथ पर एक घाव लगा हुआ है
और वो बोलती है कि शायद से आपके खून की स्मेल उसे यहाँ खींच लाएगी। और अगले ही पल में ना जाने क्या होता है, शेन के डेमी प्लेस का दरवाजा तोड़कर वो ब्लैक स्पाइडर डेमी प्लेन में आ जाती है, जिसे देखकर माकोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो स्पाइडर माकोतो पर हमला कर देती है। माकोतो उसके हमले से बच जाता है और अब माकोतो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। और वहीं शेन बोलती है कि हमेशा की तरह एक नंबर की पागल। उसकी बातें सुनकर माकोतो बोलता है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो क्या तुम इसे हैंडल करोगी? जिस पर शेन बोलती है कि मेरे हाथों में एक इंजर्ड पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे फाइट कर पाऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऑर्क्स और इस डॉर्फ की हिफाजत करूंगी। सो तभी माकोतो पूछता है कि आखिर मेरे बारे में क्या? सो शेन बोलती है कि प्लीज आप उस क्रिएचर को वहाँ से भगा दीजिए। और वहीं माकोतो खुद भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो स्पाइडर बस उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने ही वाली है। और इसके बाद वो स्पाइडर माकोतो के ऊपर अपने जाल से हमला करती है। सो माकोतो उससे डरकर भागने लगता है। इसके बाद माकोतो पूछता है कि शेन आखिर ये क्या है? हाँ, शेन बोलती है कि मुझे इसका नाम नहीं पता। सो तभी ये डॉर्फ बोलता है कि ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर, एक ऐसा एंशिएंट क्रिएचर जो हमेशा से भूखा है और ये हर एक चीज खा जाता है। और हाँ, इस डॉर्फ की आधी कुल्हाड़ी यही ब्लैक स्पाइडर खा चुका है। और वहाँ शेन बताती है कि उसने इसके साथ एक बार फाइट की थी, लेकिन इसकी भूख इसे पागल कर चुकी है, जिसकी वजह से वो उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती। और इसके बाद शेन बताती है कि जब उसने इस स्पाइडर को काफी हद तक डैमेज कर दिया था, तो ये अपने आप ही वहाँ से चली गई थी। अब शेन की बात मानकर माकोतो डिसाइड करता है कि वो इस स्पाइडर को इस हद तक डैमेज करेगा कि ये यहाँ से चली जाए। इसके बाद माकोतो अपने स्किल का यूज करते हुए सोचता है कि ये स्पाइडर एक बग है, तो शायद से ये आग के प्रति कमजोर हो। और तभी वो स्पाइडर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और माकोतो को पकड़ लेती है। सो तभी माकोतो अपना खंजर निकालकर उसका हाथ काट देता है। इसके बाद माकोतो आसमान में एक फायर बॉल टाइप चक्र बनाकर अपने खंजर को भी फायर प्रॉपर्टी के साथ ताकतवर बनाने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो स्पाइडर तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो स्पाइडर माकोतो के ऊपर आकर उसके ऊपर जाल से हमला कर रही थी। लेकिन वक्त रहते माकोतो उसे नोटिस कर लेता है और उसके जालों को काट देता है। लेकिन तभी माकोतो को ये बात पता चलती है कि इस स्पाइडर की रीजनरेशन ताकत बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि वो स्पाइडर उसके करीब आ गई थी, तो माकोतो फिर से उसके सभी पैरों को काट देता है। लेकिन उसकी रीजनरेटिंग ताकत ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत ही अपने पैरों को रीजनरेट कर लेती है, जो देखकर माकोतो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी। सो अब माकोतो अपने माना का शेप बदल लेता है, धनुष बाण बना लेता है और उससे उस स्पाइडर पर हमला करता है। एक अटैक करने के बाद माकोतो उस स्पाइडर पर एक और फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और उस स्पाइडर से फाइट करते वक्त माकोतो सोच रहा था कि जब मैंने शेन के साथ फाइट की थी, अभी मुझे उससे ज्यादा काम महसूस हो रहा है, शायद से यही एक्सपीरियंस का मतलब है। लेकिन उस स्पाइडर ने अभी भी हार नहीं मानी है। सो माकोतो शेन से पूछता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं इसे कुछ हद तक डैमेज कर दूंगा तो ये अपने आप ही चली जाएगी। सो तभी शेन उस स्पाइडर का हंसता हुआ चेहरा देखकर बोलती है कि शायद से मास्टर आपने इसे इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि ये आपको पसंद करने लगी है। जो बात सुनकर माकोतो घबरा जाता है। लेकिन तभी माकोतो नोटिस करता है कि वो स्पाइडर ब्लास्ट हुए मैजिक को एब्सॉर्ब करके खुद को हील करने की कोशिश कर रही है। और तभी शेन हमें बताती है कि मैं मास्टर की मदद इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस ड्रामा की ही तरह मास्टर किस तरह इस स्पाइडर को खत्म करते हैं। सो तभी ये डॉर्फ बोलता है कि आखिर वो बच्चा कर क्या रहा है। मैं एक एल्डर डॉर्फ हूँ, यहाँ तक कि मेरे वेपन्स भी उस स्पाइडर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए। सो अब शेन उस एल्डर डॉर्फ से बातें करने लगती है, जो देखकर माकोतो बोलता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम मुझसे इतनी आराम से बातें कर रही हो, हाँ? और वहीं माकोतो अपनी फायर मैजिक को बढ़ाकर फायर फ्लेम्स को हवा में ले जाकर उनके स्पीयर्स बनाकर उस स्पाइडर पर हमला करता है। लेकिन जो वो स्पाइडर होती है वो इतने ज्यादा खतरनाक हमले से भी खुद को तुरंत ही रीजनरेट कर लेती है। इसके बाद वो माकोतो पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से माकोतो का खंजर उसके हाथों से छूट जाता है। सो तभी माकोतो वहाँ पर अपनी स्किल का यूज करता है, लेकिन उस स्पाइडर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो माकोतो की शील्ड को तोड़ते हुए उसके सीने के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से माकोतो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद वो स्पाइडर माकोतो को अपने पैरों से जकड़ लेती है और उसके बाद वो उसे खाने ही वाली थी। लेकिन तभी माकोतो को गुस्सा आ जाता है और अब माकोतो उस स्पाइडर से खुद को छुड़ाते हुए बोलता है कि तुम इतनी खुशी खुशी मेरा खून कैसे पी सकती हो। और तभी अचानक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो देखकर शेन उस डॉर्फ को लेकर वहाँ से हट जाती है। और फिर अचानक वहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। ये धमाका देखकर ये डॉर्फ शेन से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। वहीं उस धमाके की वजह से उस ब्लैक स्पाइडर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। वहीं अब माकोतो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है
और हम माकोतो वहाँ पर काफी सारे फायरबॉल बनाकर उस ब्लैक स्पाइडर पर लगातार हमले करता रहता है एक गोल फॉर्मेशन के रूप में। और ये देखकर शन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर मास्टर एक ही फायर अटैक से इतने ज्यादा मल्टीपल लॉन्चिंग कैसे कर रहे हैं, और वो सारे अटैक्स उस ब्लैक स्पाइडर पर लगते रहते हैं। और इसके बाद माकोतो अपना खंजर निकाल लेता है। वहीं ये सब देखकर शन सोचती है कि मास्टर हमारी और इस डेमी प्लेन की वजह से खुद को काबू में रखे हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं जो माकोतो होता है वो वाटर मैजिक से धनुष बाण बनाकर उस स्पाइडर पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर बहुत ज्यादा दूर गिरती है। ये देखकर डॉर्फ और शन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से माकोतो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी शन ये नोटिस करती है कि वो स्पाइडर अभी भी ठीक है। इसके बाद वो स्पाइडर अपने जाल का इस्तेमाल करके माकोतो को पकड़ लेती है, और जो शैन होती है वो माकोतो को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और ब्लैक स्पाइडर अपने जाल से माकोतो को अपनी ओर खींच लेती है, जो देखकर शैन को लगता है कि अब ये ब्लैक स्पाइडर माकोतो को खा जाएगी। लेकिन तभी अचानक वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक स्पाइडर माकोतो से प्यार कर रही थी, उसे माकोतो से प्यार हो गया है। अब ये सब देखकर शैन सोचती है कि आखिर ये कर क्या रही है, और अब शैन उस स्पाइडर से बात करने की कोशिश करती है। सो वो स्पाइडर उसे टोटल इग्नोर करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, जिससे शैन को गुस्सा आ जाता है। सो तभी शैन माकोतो का पैर पकड़कर उस ब्लैक स्पाइडर में एक किक मार देती है, और अगले ही पल में बेचारा माकोतो नीचे जमीन पर गिर जाता है। कोई इज्जत नहीं है बेचारे की। और अब ब्लैक स्पाइडर पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सो शैन बोलती है कि मैं अपने मास्टर को आराम करने दे रही हूँ। वैसे तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है ना ब्लैक स्पाइडर। लेकिन ब्लैक स्पाइडर शैन को नहीं पहचान पाती। सो शैन बोलती है कि मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया है, जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। हाँ, मैं हूँ शैन द ग्रेट ड्रैगन। लेकिन ब्लैक स्पाइडर अभी भी उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती थी। इसी वजह से उसे कभी याद ही नहीं रहा कि वो किससे मिली और किससे उसकी फाइट हुई। और अब इसके बाद ब्लैक स्पाइडर पूछती है कि आखिर तुम्हारा इस इंसान के साथ रिलेशनशिप क्या है, जिस पर शैन बताती है कि वो उसकी सर्वेंट है, और मैंने अभी अभी सुना कि तुम इसके साथ हमेशा रहना चाहती हो, है ना? क्या तुम मेरी ही तरह इसके साथ रहना पसंद करोगी? हाँ? जो सुनकर ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए मैं एक इंसानी फॉर्म ले सकती हूँ। बढ़िया है। अब इसके बाद शैन बोलती है कि चलो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल परफॉर्म करते हैं। सो तभी ब्लैक स्पाइडर पूछती है कि उसकी मर्जी का क्या। हाँ? सो शैन बोलती है कि हम सब संभाल लेंगे। जो बात सुनकर ब्लैक स्पाइडर खुद हैरान हो जाती है कि क्या तुम सच में उसकी सर्वेंट हो। सो तभी शैन अदाएं दिखाते हुए बोलती है कि मैं वो सब कुछ करूंगी जो भी वो चाहेगा। सो तभी ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि नहीं, पहले मैं करूंगी वो सब। अब इसके बाद वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, और वहाँ पर शैन सोचती है कि शायद से ब्लैक स्पाइडर का लेवल मुझ जितना ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के बाद शैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक स्पाइडर अब एक इंसानी फॉर्म में आ गई है, और उसको देखकर शैन बोलती है कि काश मेरे भी तुम्हारी तरह काले बाल होते। अब ऐसे ही कुछ वक्त बाद जब माकोतो को होश आता है, तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है, और वो देखता है कि उसका घाव बिल्कुल हील हो चुका है, और वहाँ उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है एक किमोनो में, और वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट होती है। वो बोलती है कि आज से मेरा शरीर और मेरी आत्मा आपके हुए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी मास्टर। ये सब देखकर माकोतो सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एमा और शैन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके माकोतो के सभी घावों को ठीक किया है। और अब यहाँ पर माकोतो इन मोहतरमा से पूछता है कि आप कौन हो। सो मोहतरमा बताती हैं कि उसे ये फॉर्म उनका कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मिला है। मैं द ब्लैक स्पाइडर हूँ। अब उसकी बात सुनकर माकोतो घबरा जाता है और पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो दोनों पार्टीज की रजामंदी चाहिए होती है ना? जिस पर ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि मैंने आपको अपनी बॉडी और आत्मा सौंप दी है मास्टर। अब उसकी ये बात सुनकर बेचारा माकोतो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इसके बाद शैन और वो डॉर्फ उस कमरे में आते हैं, और शैन को वहाँ देखकर माकोतो उससे पूछता है कि मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी मंजूरी के बिना यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। जिस पर शैन बोलती है कि एक जाइंट स्पाइडर के आपको हर जगह फॉलो करने से तो ये काफी अच्छा है। अब उसकी बात सुनकर माकोतो बोलता है कि मेरी किस्मत सच में बहुत ही अच्छी है जो मुझे ऐसे सर्वेंट मिले। सो ये दोनों बोलती हैं कि अब हम इतने भी खास नहीं हैं। सो माकोतो सोचता है कि मैं यहाँ पर इन्हें ताना मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद जो डॉर्फ होता है वो माकोतो से बोलता है कि मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ।
वहाँ माकोतो को ये तो पता होता है कि ये एक डॉर्फ है, लेकिन शेन उसे बताती है कि ये कोई मामूली डॉर्फ नहीं है। ये डॉर्फ एक ऐसे खानदान से है जो बहुत ही अच्छे, फेमस, सेक्रेड एंड नोबल आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी वजह से ऐसे डॉर्फ को एल्डर डॉर्फ कहा जाता है। अब वो एल्डर डॉर्फ माकोतो को अपना नाम बैरन बताता है, और इसके बाद ये एल्डर डॉर्फ बोलता है कि क्योंकि आपने उस ब्लैक स्पाइडर को अपना सर्वेंट बना लिया है, इसी वजह से मेरा गांव तबाही से बच चुका है। और वहाँ पर शेन ने एल्डर डॉर्फ को ये बताया है कि इन मोहतरमा के ऊपर एक कर्ज था, जिसकी वजह से ये ब्लैक स्पाइडर बन गई थी, लेकिन अब वो कर्ज हट चुका है, और कर्ज हटने के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है। उसके बाद बैरन माकोतो से एक रिक्वेस्ट मांगता है कि क्या वो लोग भी उसके राज्य में रहने को आ सकते हैं, जिसके लिए माकोतो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, जिससे बैरन काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए। सो माकोतो बोलता है कि हमारे पास काफी ज्यादा जगह है, बस यहाँ पर आप सभी को ऑक्स के साथ मिलकर रहना होगा। लेकिन तभी शेन माकोतो को हटाकर बोलती है कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, तुम्हें ये टाउन अच्छे से बनाने के लिए आर्मामेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे, और आने वाले फ्यूचर में टैक्स भी देना होगा, और तुम्हें हमारे मास्टर को अपने भगवान की तरह पूजना होगा, जिसके लिए बैरन खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसके बाद बैरन बोलता है कि मुझे अपने लोगों को कन्विंस करके यहाँ पर लाने में 2 दिन का वक्त लगेगा, और तभी शेन बैरन को तोहफे के रूप में अपने कुछ स्किल दे देती है, और उन्हें देखकर बैरन शेन से बोलता है कि इन्हें दिखाकर मैं क्राफ्ट्समैन को बहुत अच्छे से समझा लूंगा। और उन दोनों की ऐसी खुफिया बातें सुनकर माकोतो सोचता है कि ये दोनों तो बिल्कुल किसी बुरे मैजिस्ट्रेट या फिर ट्रेड ब्रोकर की तरह लग रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम माकोतो को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के रास्ते पर चलने के लिए हर दिन कुछ घंटे इंसानी बस्ती को ढूंढता है, और आज उसे एक ह्यूमन विलेज दिख जाता है, जिससे वो काफी खुश होता है, और उसके बाद वो वहाँ जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वहाँ पर शेन आ जाती है, जिसके पास माकोतो के लिए एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट थी। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम शेन को देखते हैं, जो माकोतो से बोलती है कि आप हम दोनों को नाम दीजिए। माकोतो का इम्प्रेशन क्या? इस बारे में शेन आगे बताती है कि बिना नाम के डेमीप्लेन के जो सिटीजन्स हैं वो हमें क्या बुलाएंगे। और अब माकोतो पूछता है कि क्या तुमने मुझे इस काम के लिए बुलाया है? सो शेन गुस्से में बोलती है कि क्यों, आपको ये काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता? और इसके बाद शेन बोलती है कि आपको हम दोनों को नाम देने ही होंगे। अब माकोतो ब्लैक स्पाइडर को बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा नाम मिस स्पाइडर या कुरोचैन रख दूं? सो तभी ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सा नाम दो। सो तभी शेन उन दोनों को अलग करके बोलती है कि पहले नाम मुझे मिलेगा, वरना मैं तुम्हें उसके साथ रात नहीं गुजारने दूंगी। शेन की बात सुनकर माकोतो हैरान हो जाता है कि क्या मेरे साथ रात गुजारना? और इसके बाद शेन बोलती है कि प्लीज मुझे एक नाम दीजिए ना। अब इसके बाद माकोतो कुछ देर तक सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई नाम नहीं आता, जो देखकर शेन बोलती है कि हम दोनों को एक एक नाम देना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। अब शेन को रोते हुए देख माकोतो थोड़ी देर फिर सोचकर बोलता है कि तोमोई, और इसके बारे में माकोतो बताता है कि ये नाम सबसे ज्यादा बहादुर फीमेल समुराई का था। और जैसे ही शेन ये बात सुनती है, वो उस नाम को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, जिस बारे में शेन बताती है कि एक नाम मिलने से हमारी ताकत बढ़ जाती है। उसकी बात सुनकर माकोतो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नाम भी है जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज हो जाएगी? हाँ, जिस पर शेन बोलती है कि हाँ बिल्कुल। सो अब माकोतो बोलता है कि तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था, ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो शेन बोलती है कि इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे वो नाम बहुत पसंद है जो आपने मुझे दिया। अब इसके बाद ब्लैक स्पाइडर माकोतो से बोलती है कि अब मेरी बारी है, प्यारे पति देव। जो सुनकर माकोतो बोलता है कि प्लीज मुझे कुछ और बुलाओ, ना कि प्यारे पति देव। और ये ब्लैक स्पाइडर के लिए एक ऑर्डर है। और अब माकोतो ब्लैक स्पाइडर से पूछता है कि अगर नाम रखने को लेकर कुछ रूल्स हैं तो प्लीज तुम उनके बारे में मुझे पहले बता दो। जिस पर ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे वही नाम चाहिए जो आप खुद से मेरे लिए चुनो। अब उसकी बात सुनकर माकोतो ब्लैक स्पाइडर के बारे में सोचने लगता है कि ये अब इसकी नई शुरुआत होने वाली है, और इसी वजह से वो उसे मियो नाम देता है। और उस नाम के बारे में माकोतो बताता है कि इस नाम के कई मतलब हैं, जिनमें 0 है यानी कि एक नई शुरुआत, और मेरा प्रेफर्ड एलिमेंट वाटर। सो ब्लैक स्पाइडर उस नाम को एक्सेप्ट कर लेती है और बड़ी खुशी से बोलती है कि मेरे नाम का मतलब है 0 और मेरे मास्टर का प्रेफर्ड एलिमेंट, इसका मतलब आपने मुझे अपना बना लिया है मास्टर। माकोतो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और माकोतो देखता है कि उस डेमी प्लेन में अब ऑर्क्स रहते हैं, डॉर्फ भी, और ये स्पाइडर स्पीशीज भी, इसी के साथ ड्रैगन्स भी,
जो देखकर वो सोचता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई स्पीशीज हैं। और अब वहाँ शैन बोलती है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, आज से तुम मुझे तोमोई बुलाओगे। और ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि मुझे बुलाओगे मियो। और इसके बाद ये दोनों बताती हैं कि वो सभी माकोतो को क्या बुलाएंगे, माय लॉर्ड, यंग मास्टर या योर ग्रेस। और जिस नाम को ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। पहला है माय लॉर्ड, दूसरा है यंग मास्टर और तीसरा है योर ग्रेस। वोट के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि अब वो सभी माकोतो को यंग मास्टर बुलाएंगे। और इसके बाद वो दोनों माकोतो से बोलती हैं कि वैसे आप अपना वोट किसे देना चाहेंगे यंग मास्टर। सो माकोतो बोलता है कि तुम मुझे मिसुमी या माकोतो कुछ भी बुला सकते हो। लेकिन जितने भी ऑक्स थे वो माकोतो की ओर बड़े ही प्यार से देख रहे थे, जिसकी वजह से माकोतो यहाँ पर राजी हो जाता है कि वो सभी उसे यंग मास्टर बुला सकते हैं, जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेचारा माकोतो। अब इसके बाद मियो माकोतो को बताती है कि जितनी भी स्पीशीज हैं अलग अलग वो यहाँ पर आ चुकी हैं, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पर बैरन आता है जो बोलता है कि हमें इजाजत दीजिए कि हमारे विलेज चीफ आपसे मिल सकें। और फिर वहाँ उनका चीफ आता है जिसका नाम एल्ड है और वो माकोतो को देखकर बोलता है कि यंग मास्टर, आप मुझे किसी इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। उसकी बात सुनकर बेचारा माकोतो सदमे में आ जाता है। सो इस बारे में एल्ड आगे बताता है कि क्योंकि आपके जो सर्वेंट्स हैं उन्हें कोई इंसान ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। और क्या शायद से ऐसा हो सकता है कि आपको गॉडेस ने इस धरती पर राज करने का आदेश दिया हो। जैसे ही माकोतो गॉडेस सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं उसका कोई भी आदेश नहीं मानूंगा। उसने मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट की है और इसी वजह से अब मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा हूँ। माकोतो को गुस्से में देखकर एल्ड समझ जाता है कि गॉडेस ने उसे कोई आदेश नहीं दिया है। जो बात जानकर एल्ड खुशी खुशी माकोतो को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद तोमोई माकोतो से बोलती है कि ये सभी मेरे फॉलोअर्स हैं, द मिस्ट लिजार्ड्स, और इनके पास वाटर एंड एयर मैजिक के एट्रीब्यूट्स हैं और इनको सबसे ज्यादा सुंदर बनाते हैं इनके ब्लू ग्रीन स्केल्स। जो बात सुनकर माकोतो पूछता है कि तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे फॉलोअर्स भी हैं। सो तोमोई बोलती है कि मैं भूल गई होंगी आपको बताना, लेकिन कुछ भी हो हम सभी आपको सर्व करने वाले हैं। अब इसके बाद मियो बताती है कि ये सभी मेरे फॉलोअर्स हैं और ये सभी भी हमेशा भूखे ही रहते थे, लेकिन आपका इसेंस प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने सेंसेस फिर से रीगेन कर लिए हैं। और इसेंस के बारे में मियो बताती है कि ये वही ब्लड और माना है जो उसने माकोतो से फाइट करते वक्त ले लिया था। और इसके बाद मियो अपनी एक सर्वेंट के सीने के आर पार अपना हाथ मार देती है, लेकिन ऐसा करने पर उसकी सर्वेंट को खुशी होती है। और इसी तरीके से मियो सभी को माकोतो का इसेंस देती है और इसके बाद उस स्पाइडर का वो घाव भर जाता है, वो भी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। और वहाँ मियो बोलती है कि तुम सभी मेरी बात सुनो, अब से तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा यंग मास्टर के हैं। लेकिन वहाँ पर वो सब काफी ज्यादा शायद से हिचकिचा रहे थे। सो तभी मियो बोलती है कि अगर तुम में से किसी ने भी यंग मास्टर की बात नहीं मानी तो मैं उसे खा जाऊंगी। सो अब इसके बाद एक स्पाइडर माकोतो के पास आकर उसे ग्रीट करती है। सो तभी मियो बोलती है कि वो नौकरों वाला लहजा कहाँ है। अब इसके बाद माकोतो सोचता है कि एल्डर ड्वार्फ्स, मिस्ट लिजार्ड्स और स्पाइडर्स, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद माकोतो बोलता है कि तोमोई और मियो, तुम दोनों एल्ड को बता दो जो भी वो जानना चाहता है और तुम दोनों जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, बस फाइट मत करना। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सो वो दोनों पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं यंग मास्टर। माकोतो बताता है कि वो कुछ इंसानों से मिलने के लिए जा रहा है। इसके बाद माकोतो उसी ह्यूमन विलेज के सामने आ जाता है और तभी कुछ दूरी पर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है। लेकिन जैसे ही माकोतो उस लड़की के करीब आता है वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे डरकर वहाँ से भागते हुए बोलती है कि एक मॉन्स्टर। वहीं माकोतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान मुझसे डरकर भाग गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद से मेरे पीछे कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन उसके पीछे तो कोई चींटी तक नहीं होती। और इसके बाद माकोतो सोचने लगता है कि शायद से मैं किसी ऐसे पर्सन की तरह दिखता होऊंगा जिसे वो लड़की पसंद नहीं करती होगी। और इसके बाद माकोतो गाँव के दरवाजे के पास पहुँच जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसी का इंतजार कर रहे थे। माकोतो को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से ये जगह छोड़कर चले जाओ मॉन्स्टर। सो माकोतो बोलता है कि मैं इस गांव के अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को माकोतो की बात समझ नहीं आती। और इसके बाद वो सभी माकोतो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से माकोतो वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ सोचता है कि उन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं।
और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उस गॉडेस ने माकोतो को ये एबिलिटी दी थी कि वो इंसानी लैंग्वेज के अलावा हर एक लैंग्वेज को समझ और बोल सकता है। माकोतो समझ जाता है कि ये सभी उस बेवकूफ गॉडेस की वजह से हुआ है। और इसके बाद हम माकोतो को देखते हैं जो कि काफी उदास बैठा हुआ था। तभी हम आकर पूछती है कि यंग मास्टर, मैंने सुना आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। सो वहाँ माकोतो बताता है कि मैं ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता हूँ। सो एमा पूछती है कि क्या आप कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं। माकोतो पूछता है कॉमन। सो एमा बताती है कि इंसान इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस स्पीशीज है और इसी वजह से उनकी लैंग्वेज को कॉमन कहा जाता है। सो माकोतो पूछता है कि क्या तुम सभी ये कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हो। वो तीनों बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। सो अब माकोतो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे इंसानी लैंग्वेज नहीं आती। सो तोमोई बोलती है कि यहाँ पर लैंग्वेज ना समझ पाना आपकी दिक्कत नहीं है, आपका अपीरियंस वो दिक्कत है। सो माकोतो पूछता है कि क्यों, मैं इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ। सो अगले ही पल में तोमोई काफी ज्यादा हंसने लगती है। सो माकोतो उसमें एक पंच मार देता है और अब तोमोई बताती है कि हाँ आपका अपीरियंस काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन रीजन आपका माना है। आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा माना निकलता है जो आपके चारों ओर फैला रहता है। सो अब माकोतो पूछता है कि उन इंसानों को मैं किस तरह से दिखाई देता हूँगा। सो तोमोई बताती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ डीमन किंग्स अचानक से अपीयर हो जाएं। सो तभी एमा बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने माना को सरप्राइज कर दो। और जब माकोतो ऐसा करने की कोशिश करता है सो तोमोई बताती है कि अब उन्हें एक डीमन किंग कम दिखाई देगा। सो माकोतो बोलता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तब भी माकोतो हिम्मत नहीं हारता। वो बोलता है कि मैं इस कॉमन को सीख कर रहूंगा और मैं अपने माना को छुपाने के लिए किसी आइटम का इस्तेमाल कर लूंगा। और क्योंकि उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है तो मैं एक मास्क लगा कर जाऊंगा। और अब माकोतो काफी जोश में बोलता है कि मिसुमी फैमिली का सबसे बड़ा लड़का इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अब इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। माकोतो का किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो चुका है और वहाँ माकोतो लिखना और पढ़ना तो सीख गया है। सो तभी तोमोई ह्यूमन लैंग्वेज में बोलती है कि उसे एक और शो देखना है, ड्रामा। और जब माकोतो को वो बात समझ आती है तो वो तोमोई में एक पंच मारकर बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक एल्डर डॉर्फ माकोतो के लिए एक रिंग लेकर आता है जो उसके माना को छुपा देगी। और इसके बारे में वो डॉर्फ बताता है कि ये एक कर्स्ड रिंग है, जो भी इसे पहनता है ये उसे मार देती है, इसी वजह से आप इसे जल्दी उतार दीजिएगा। लेकिन जैसे ही माकोतो उसे पहनता है वो रिंग टूट जाती है, जो देखकर ये डॉर्फ बोलता है कि मैं इसे फिर से बनाऊंगा ताकि अगली बार ये आपको मार दे। अब उसकी बातें सुनकर माकोतो बोलता है कि इसका गोल क्या है, यहाँ मुझे मारना। अब इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है और यहाँ पर मियो माकोतो को ह्यूमन लैंग्वेज सिखा रही है। लेकिन तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ लिखता है और इसी से उसे एक आइडिया आता है। और तभी ये एल्डर डॉर्फ माकोतो के लिए एक और रिंग लेकर आता है, ड्रॉपनर। और ये रिंग माना को सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करती बल्कि उसे कंप्रेस भी कर देती है। और जब माकोतो उस रिंग को पहनता है तो वो रिंग उसके आसपास के माना को एब्जॉर्ब करने लगती है। और वहाँ एल्डर डॉर्फ बताता है कि जब ये रिंग अपनी लिमिट तक पहुँच जाएगी तो इसका स्टोन रेड कलर का हो जाएगा और ऐसा होने पर आपको इस रिंग को उतारना होगा। और अब माकोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो एक ह्यूमन टाउन को विजिट कर पाएगा। इसके बाद ये तीनों हो जाते हैं एक ह्यूमन टाउन में जाने के लिए तैयार। लेकिन तभी माकोतो बोलता है कि मैं खुद ही इतना बुरा दिख रहा हूँ, तुम दोनों आखिर इस तरीके के कपड़े पहनकर क्यों आई हो। सो तोमोई बोलती है कि मैं एक सामुराई हूँ और तोमोई ने डॉर्फ्स को उसके लिए कटाना बनाने को भी कहा है पर अभी तक वो रेडी नहीं हुई है। लेकिन तोमोई बिल्कुल एक सामुराई की तरह बिहेव कर रही है। और यहाँ पर जो मियो है उसके कपड़े भी चेंज हो गए हैं। सो वहाँ माकोतो उसके कपड़ों की तारीफ करता है कि तुम इनमें काफी खूबसूरत लग रही हो, जिससे वो मोटिवेट हो जाती है। अब इसके बाद माकोतो एक कैरेज चलाकर ह्यूमन टाउन में घुसने की कोशिश करता है, ये बहाना बनाकर कि वो इस टाउन में कुछ फल बेचने के लिए आया है। सो जो गार्ड होता है वो तोमोई को बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं या फिर सामान खरीदने के लिए। इसी वजह से ये काफी अनयूजुअल है कि कोई यहाँ पर फल बेचने को आए। उसके बाद वो सभी टाउन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो उन तीनों पर ही शायद से नजर रखे हुए हैं। और यहाँ पर माकोतो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा मार्केट भी घूमेगा। और वहाँ पर उन लोगों को देखने के बाद माकोतो बोलता है कि आखिर यहाँ पर सभी इतना खूबसूरत क्यों हैं। सो तोमोई बोलती है कि उसे तो कोई खूबसूरत नहीं दिखा। सो माकोतो बोलता है कि क्या तुम्हें ये लोग खूबसूरत नहीं लगते? मुझे तो लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा दिखता हूँ। और तभी उन्हें एक एडवेंचरर्स गिल्ड दिखता है
उसके बाद वो सभी उस एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उनका स्वागत करती है ज़ेत्सुया एडवेंचर्स गिल्ड में। सो अब ये लड़की माकोतो का अपीयरेंस देखकर बोलती है कि क्या आप गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए आए हैं, लेकिन आपने तो बड़े अजीब ही कपड़े पहने हुए हैं। सो तभी मियो बोलती है कि ये लड़का एक ट्रेडिंग कंपनी का वारिस है और वो अपनी यात्रा पर जरा श्रापित हो गया है। और अब तोमोई बोलती है इसी वजह से उसे ये मास्क पहनना पड़ रहा है और अपने कर्ज की वजह से वो बोल भी नहीं सकता। सो अब माकोतो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके लिखता है हेलो। सो अब वो लड़की बताती है कि हमारे गिल्ड में एडवेंचर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही उन जॉब्स की रैंक डिसाइड की जाती है और जॉब्स को कंप्लीट करके आप अपनी रैंक भी बढ़ा सकते हैं और सभी लोग शुरुआत करते हैं रैंक ई से। और इसके अलावा वहाँ वो लड़की और भी कई सारी बातें बताती है कि अगर आप कोई स्पेशल जॉब करते हो तो इससे आपकी रैंक भी काफी जल्दी बढ़ सकती है, जिससे माकोतो को समझ में आता है कि अगर हम ज्यादा रिस्क वाली जॉब्स करेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। आगे वो लड़की बताती है कि कुछ अलग केसेस में जो क्लाइंट्स होते हैं वो एडवेंचर्स को अलग से रिक्वेस्ट देते हैं और इसके लिए एडवेंचर्स को रिवॉर्ड तो मिलते हैं, लेकिन इससे उनकी रैंक नहीं बदलती। और क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कंपनी के वारिस हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना चाहिए। सो माकोतो उसे लिखकर बताता है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड खो दिया है। अब उसकी ये बात सुनकर वो लड़की कुछ बोलती तो है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। अब इसके बाद माकोतो रिक्वेस्ट बोर्ड के पास जाकर सोचता है कि ज़ेत्सुया में हाईएस्ट रैंकिंग एडवेंचरर माइल्स एक है, जिसकी रैंक SS और लेवल 444 है। और वहीं वो लड़की जब तोमोई और मियो का लेवल चेक करती है तो वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि ये स्क्रोल सही से बता नहीं पाता। और इसी वजह से अब वो लड़की बड़ा वाला स्क्रोल मंगाती है, जिसके बाद एक लड़की काफी बड़ा स्क्रोल लेकर आती है, जिसे छूने पर उन दोनों का ही स्क्रोल लगभग पूरा ही लाल हो जाता है। और ये देखकर ये दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं, क्योंकि तोमोई का लेवल 1320 है और मियो का लेवल 1500। अब इससे तोमोई मियो से बोलती कि मेरा लेवल तुम्हारे लेवल से कम हो। और अब तोमोई उस लड़की से बोलती है कि मेरे लिए एक और स्क्रोल लेकर आओ। सो वो लड़की बोलती है कि आप दोनों ही इस गिल्ड में सबसे ज्यादा लेवल के हो। और इसके बाद जो उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो भी बनकर आ जाता है। और वहाँ पर तोमोई पूछती है कि उन दोनों के अलावा सबसे ज्यादा लेवल वाला कौन सा पर्सन है। सो वो लड़की बताती है कि उसका नाम सोफिया बुल्गा है। वो एक SSS रैंक एडवेंचरर है जिसका लेवल 920 है और उसे लोग ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं। जो सुनकर तोमोई पूछती है कि आखिर उसने किस तरह के ड्रैगन को मारा है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसने एम्पायर में आए हुए ग्रेटर ड्रैगन लैंसर को मारा था। जो सुनकर तोमोई बोलती है कि लैंसर वो तो अपनी ही गलती की वजह से मरा था। अब उसके बाद एक लड़की माकोतो के पास आकर उसका लेवल चेक करने के बारे में बोलती है। माकोतो सोच रहा था कि उसका लेवल शायद से थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन वो अभी भी लेवल 1 का होता है और उसकी रैंक ई है, जिससे बेचारा माकोतो उदास हो जाता है। और अब उसकी रैंक देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। और वहीं ये दो एडवेंचरर्स शायद से माकोतो के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद ये तीनों एक होटल में आते हैं, जहाँ पर ये लड़का उन्हें बताता है कि 2 रूम्स का रेंट पर नाइट के हिसाब से 6 गोल्ड कॉइन्स होगा। और उसकी बातों से माकोतो को समझ में आता है कि कॉपर कॉइन्स 1000 येन के बराबर, सिल्वर कॉइन्स 10,000 येन के बराबर और गोल्ड कॉइन्स 1 लाख येन के बराबर हैं। इसका मतलब बस एक रात इस होटल में रुकने का 6 लाख रुपया होगा। सो तभी तोमोई उस लड़के के पास जाकर बोलती है कि जिस इन में हम पहले रह रहे थे उसमें तो पर नाइट का 1 गोल्ड कॉइन लगता है। सो वो लड़का बोलता है कि हमारा इन इस पूरे टाउन में सबसे बेस्ट है। अब उसकी बात सुनकर तोमोई उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है और इसके बाद वो उस जगह पर तोड़ फोड़ करने लगती है, जिससे उसका जो टेबल होता है वो भी टूट जाता है। अब वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा गया था और अब वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर नाइट 2 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। अब इसके बाद वो सभी अपने कमरे में आते हैं और इतनी ज्यादा महंगाई देखने के बाद माकोतो बोलता है कि सिर्फ एक पानी की बोतल की ही कीमत कई कॉपर कॉइन्स है और इस टाउन में मिलने वाली चीजें भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन वहाँ पर तोमोई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और तोमोई वहाँ बोलती है कि जब आप दुनिया को अच्छा बनाने के लिए निकलते हैं तो आपको आपके रास्ते में बहुत सारे इविल लोग मिलेंगे ही। सो माकोतो बोलता है कि हिस्टोरिकल ड्रामास के बारे में सोचना बंद करो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और तोमोई, आज रात तुम हमारा सामान देखोगी, ओके, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है ना कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनकर तोमोई बोलती है कि आपने भी नोटिस कर लिया। सो माकोतो बोलता है कि जब से हम गिल्ड से बाहर निकले हैं तब से वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारा रुकना यहाँ पर सही रहेगा। सो तोमोई बोलती है लेकिन मेरा डिनर। माकोतो बोलता है कि तुम्हें नहीं मिलेगा डिनर। तोमोई का एक्सप्रेशन, प्लीज मुझ पर जरा रहम कीजिए। और इसके बाद रात हो जाती है। हम तोमोई को देखते हैं जो अपने सामान की रखवाली कर रही है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं
सो तोमोई भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मियो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे माकोतो के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। लेकिन तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसकी हालत तो कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि इस सीरीज के और भी कई सारे एपिसोड आएं, तो जल्दी से इस वीडियो पर 2K लाइक कंप्लीट करवा दो और 200 कमेंट, क्योंकि दोस्तों अगर सीरीज पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी तो उसे एक्सप्लेन करने में मजा आता है ना। और वैसे अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस सीरीज का आनंद उठा पाएं। और हाँ, हर एक दोस्त को शेयर करना, समझे। वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।